नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। साथियों, हमने लास्ट वीडियो में अजमेर के चौहान वंशों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सोमेश्वर चौहान के बारे में और उनसे पहले हमने पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, साथ ही पृथ्वीराज सेकंड के बारे में। तो एक वंशावली हमने जानी थी कि किस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग चौहान शासक रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो 1166 ईस्वी में होता है। ठीक है, गुजरात के अहिल पाटन में 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था। इसके अलावा साथियों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो दो उपाधि धारण करते हैं। इनको दो टाइटल्स मिले हुए थे, एक टाइटल था राय पिथोरा और दूसरा टाइटल था दलपुंगल। तो राय पिथोरा और दलपुंगल ये किसकी उपाधियां हैं? तो राय पिथोरा और दलपुंगल पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधियां हैं। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था तुमुल के युद्ध के बारे में। तुमुल का युद्ध जो कि 1182 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि चौहान शासक है और महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव, इन दोनों के बीच में 1182 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में परमार्दी देव के जो अहम मेन सेना नायक थे आला और उदल, वो जो है अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधिकार क्षेत्र में महोबा आ गए, महोबा का क्षेत्र आ गया, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पुंजन राय को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया और ये अजमेर वापस लौट आए थे। तो तुमुल का युद्ध हमने जाना था कि भाई तुमुल का युद्ध जो है वो 1182 ईस्वी में होता है और इसमें चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित कर दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। ठीक है, पुंजन राय को फिर महोबा का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चालुक्यों के साथ भी संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो चालुक्यों से संघर्ष को हम लोग देखते हैं। चालुक्य शासक या चालुक्य नरेश, जिसका नाम था भीम देव सेकंड। तो भीमदेव सेकंड जो कि चालुक्य शासक थे, इनके साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये संघर्ष शुरू होता है साथियों 1184 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज और भीमदेव सेकंड कौन है? ये चालुक्य शासक हैं। इनका संघर्ष होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ, जो कि चौहान शासक है। ठीक है, ये संघर्ष होता है 1184 ईस्वी में। ठीक, अब इन दोनों के बीच में ये जो संघर्ष, ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध लड़ा जाता है साथियों नागौर की भूमि पे। ठीक है, तो नागौर की भूमि पे युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के बीच में 1184 ईस्वी में। ठीक, इसी कारण इस युद्ध को, क्योंकि ये नागौर की भूमि के ऊपर लड़ा गया था, इस कारण इन दोनों के बीच के इस संघर्ष या इस युद्ध को नागौर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तुमुल का युद्ध परमार्दी देव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो जीत जाते हैं। और नागौर का युद्ध चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ, जिसमें अब ये जो संघर्ष था ना, कहा जाता है कि चालुक्यों और चौहानों के बीच में संघर्ष की एक लंबी परंपरा थी। शुरू से ही संघर्ष होते आ रहे थे, लेकिन बेसिकली क्योंकि हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पढ़ रहे हैं, तो इस समय इस युद्ध, इस संघर्ष के ना दो कारण बताए गए थे और ये दोनों के दोनों कारण बताए गए पृथ्वीराज रासों में। ठीक है, जिसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में चौहानों और चालुक्यों के बीच संघर्ष के दो कारण बताए। किस समय? जिस समय चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और चालुक्य शासक थे भीमदेव सेकंड। वो दो कारण क्या है? तो उन दो कारणों की अगर हम बात करें तो उन दो कारणों में एक कारण तो ये बताया गया कि भी आबू के शासक थे। ठीक है, उनका नाम था आबू के शासक, जिनका नाम था अलख। इनकी पुत्री थी इच्छिनी देवी। तो इच्छिनी देवी से चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी विवाह करना चाहते थे और चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड भी विवाह करना चाह रहे थे। तो एक कारण तो संघर्ष का इन दोनों के बीच में ये था कि दोनों जो है वो एक ही राजकुमारी से विवाह करना चाह रहे थे। राजकुमारी थी इच्छिनी देवी और ये आबू के शासक अलख की पुत्री थी। तो एक कारण चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में ये बताया।
एक दूसरा कारण भी बताया। दूसरा कारण क्या बताया कि भाई जो चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड थे, इनके 7 चचेरे भाइयों की हत्या कर देते हैं। कौन? तो उनकी हत्या करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो चाचा होते हैं कान्हा। तो कान्हा ने क्या किया, इन्होंने भीमदेव सेकंड के 7 चचेरे भाइयों की हत्या कर दी। तो इस वजह से चालुक्यों और चौहानों के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक, तो ये दोनों के दोनों कारण किसमें बताए गए हैं? ये दोनों के दोनों कारण बताए गए हैं साथियों पृथ्वीराज रासो में, जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। तो पृथ्वीराज रासो क्या कहता है, रचना की है चंद बरदाई ने कि भाई चालुक्यों और चौहानों के बीच में युद्ध के 2 कारण थे। पहला, आबू के शासक अलग की पुत्री थी इच्छिनी देवी, इसके साथ विवाह करना चाह रहे थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इसी के साथ विवाह करना चाह रहे थे चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण पृथ्वीराज रासो में बताया गया कि भी भीमदेव सेकंड के 7 चचेरे भाइयों की हत्या कर दी। किसने की 7 चचेरे भाइयों की हत्या? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के चाचा कान्हा ने भीमदेव सेकंड के 7 चचेरे भाइयों की हत्या कर दी, इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो 1184 में नागौर की भूमि पे ये युद्ध लड़ा गया, और कहा जाता है कि ये युद्ध, इस युद्ध का ना कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई निर्णायक मोड़ तक ये युद्ध नहीं पहुंच पाया, और ये संघर्ष जारी रहा। तो इसी के चलते 1187 में एक बड़ा जबरदस्त जो है वो एक मोड़ आता है इन दोनों के बीच के संघर्ष में। 1187 में क्या होता है कि जो चालुक्य हैं, इनके महामंत्री थे जगदेव। ठीक है, चालुक्य के महामंत्री थे जगदेव प्रतिहार। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चौहानों और चालुक्यों के बीच के संघर्ष को रुकवा दिया और एक अस्थायी संधि करवा दी। तो ये जो संघर्ष शुरू हुआ था, इस संघर्ष में कोई खास डिसीजन नहीं निकल पाया, और महामंत्री जगदेव प्रतिहार के प्रयासों से दोनों के बीच में एक अस्थायी संधि हो गई कि भाई अब जो है हम आपस में नहीं लड़ेंगे, नहीं युद्ध करेंगे। तो ये दूसरी घटना इनके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल की है। पहली तुमुल का युद्ध, और उसके बाद में नागौर का युद्ध, जो कि चालुक्यों के साथ में संघर्ष था। तो ये इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास कंप्लीट आ चुकी है। इसके अलावा चौहानों का गहड़वालों के साथ, कन्नौज के जो गहड़वाल थे उनके साथ भी संघर्ष होता है, और ये संघर्ष जो था, ये संघर्ष भी काफी पहले से चौहानों और गहड़वालों के बीच में निरंतर रूप से जारी था। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था, उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। दिल्ली के जो तोमर शासक थे या तंवर शासक थे, उनको पराजित कर दिया, और चौहान डायनेस्टी में, चौहान जो वंश है उसका जो टेरिटरी थी उस क्षेत्र में मिला लिया दिल्ली को। दिल्ली के ऊपर शासन करने वाले या अपना चौहान शासन की स्थापना करने वाले पहले शासक विग्रहराज चतुर्थ थे, हमने पढ़ा था। तो कहते हैं कि इस दिल्ली के ऊपर अधिकार करने को लेके चौहानों और गहड़वालों के बीच में संघर्ष हुआ था, और यह संघर्ष विग्रहराज चतुर्थ और विजय चंद्र के बीच में हुआ था। तो चौहान और गहड़वाल संघर्ष का कारण क्या है? दिल्ली के ऊपर अधिकार करना। विग्रहराज चतुर्थ भी अधिकार करना चाह रहे थे और विजय चंद्र भी अधिकार करना चाह रहे थे। तो इस संघर्ष में विजय चंद्र की तो होती है हार, और विग्रहराज चतुर्थ जो है वो जीत जाते हैं, और दिल्ली चौहान साम्राज्य का या चौहान वंश के शासन के अधीन आ जाती है। ठीक है, दूसरा अगर देखें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, तो इस समय सबसे अहम कारण बताया जाता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी। ठीक है, इस समय जो गहड़वाल शासक है इनके समकालीन, उसका नाम है जयचंद। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन गहड़वाल शासक है जयचंद। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय जो गहड़वालों के बीच में संघर्ष हो रहा था, उसका कारण रहा जयचंद की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा अपहरण। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किडनैप कर लिया था संयोगिता को, संयोगिता जो कि बेटी है जयचंद की। ठीक, अब इसको भी एक कारण के तौर पे माना जाता है कि भाई ये संघर्ष का कारण था। अब यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से लव स्टोरी है संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, और जयचंद किसी भी हाल में अपनी पुत्री की शादी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ नहीं करना चाह रहे थे। तो संयोगिता का जो स्वयंवर है वो रचा गया, और अलग अलग जगह से शासकों को, राजाओं को बुलाया गया।
और जहां पे ये स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था, तो उस जगह का जो मुख्य द्वार था, उस मुख्य द्वार में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक मूर्ति रखी गई द्वारपाल के रूप में, कि भाई ये द्वारपाल के तौर पे है। अब ये सारी चीजें क्या है भाई, एक शासक को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है। तो पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को अपमानित करने के लिए इनकी एक मूर्ति रखी गई द्वार के ऊपर, द्वारपाल के तौर पे। तो कहते हैं भाई, ये कथा है, ये कहते हैं कि संयोगिता जब स्वयंवर के लिए वरमाला हाथ में लेके आई, तो उसने पूरे में चक्कर काट लिया, उसको दिखे नहीं पृथ्वीराज तृतीय, कि भाई इनको शायद बुलाया नहीं गया, उसको आमंत्रित नहीं किया गया होगा। तभी उसकी नजर गेट के ऊपर उस मूर्ति पे जाती है, जो वहां पे द्वारपाल के तौर पे वहां रखी गई थी। और संयोगिता क्या करती है, ये अपनी जो वरमाला है वो उनके उस मूर्ति के गले में पहना देती है। यानी एक तरीके से अब स्वयंवर में यही होता है, लड़की को जो पसंद है उसके गले में वरमाला डालने के बाद उनका विवाह को मान्यता दे दी जाती है। तो ये चीज हुई। तो ये इतिहास में जो है इस प्रकार की कथा है। अब इसको लेके मतलब ये कारण बताया गया कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गढ़वालों के बीच में जो झगड़े का संघर्ष का कारण था वो यही था कि संयोगिता का पृथ्वीराज तृतीय द्वारा अपहरण। अब इसको अपहरण कहें या प्रेम में प्रेम प्रसंग के तौर पे देखें, ये अपनी जगह है। लेकिन संयोगिता की ऐतिहासिकता पे भी जो विद्वान है, जो हिस्टोरियंस हैं, वो एकमत नहीं है। संयोगिता नाम का कैरेक्टर था या ये कैरेक्टर नहीं था, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता के बीच में प्रेम प्रसंग था, यानी एग्जिस्टेंस थी इनकी या नहीं थी। तो इस बात को लेके ना एक डिबेट है, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग आर्गुमेंट्स है। तो हम लोग उन आर्गुमेंट्स को ही पढ़ सकते हैं कि किसने किस तरीके से क्या बात कही। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी एच ओझा साहब, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई ये जो घटना है, ये अपहरण की घटना या संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ प्रेम प्रसंग, तो ये एक कल्पना मात्र है, कोरी कल्पना है। और इसके लिए इन्होंने सपोर्टिव जो है वो एविडेंस भी रखे। इन्होंने कहा कि भाई अगर हम बात करें प्रबंध कोश की, अगर हम बात करें प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, जी.एच. ओझा साहब ने कहा कि भाई ये उस समय के ना, उस समय के डॉक्यूमेंट्स हैं, उस समय के ग्रंथ थे। तो इन ग्रंथों में कहीं पे भी हमें जो है इस घटना के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है, जबकि ये तो समकालीन ग्रंथ है, इनमें कहीं ना कहीं लिखा जाना चाहिए। जब इनमें नहीं मिलता है तो फिर हम कैसे कहें कि भाई संयोगिता की कोई ऐतिहासिक प्रासंगिकता थी। सेम यही बात रोमिला थापर और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी भी कहते हैं। तो भाई जी.एच. ओझा, रोमिला थापर, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, इस ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन का ये कहना है कि भाई ये जो घटना थी, ये घटना की सत्यता नहीं है कोई, ठीक है। तो ये इस घटना को सही नहीं मानते हैं। इसके अलावा उस समय जो फारसी भाषा में तवारीख लिखी जा रही थी, फारसी भाषा में जो तवारीख लिखी जा रही थी, उन समकालीन तवारीखों में भी इस घटना या इस प्रेम प्रसंग का कोई वर्णन देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है वो दूसरा एक एविडेंस है जो कहते हैं कि भाई ये घटना जो थी उसका एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो अकबर के जो दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी, तो अकबर के दरबारी जो इतिहासकार अबुल फजल हैं, वो इस घटना का, इस इंसिडेंट्स का या संयोगिता की एग्जिस्टेंस का या पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता के बीच के प्रेम प्रसंग का, तो इन पहलुओं के बारे में जिक्र करते हैं। तो किसने किया? अबुल फजल ने इस घटना का अपने ग्रंथों में जिक्र किया है, ठीक है। जी.एच. ओझा साहब कहते हैं कि भाई प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, इनमें हमें जानकारी नहीं मिलती है, भाई कहीं वर्णन नहीं किया गया है। रोमिला थापर, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी साहब का भी यही कहना है कि भाई ये सत्य नहीं है। लेकिन अबुल फजल ने घटना का वर्णन किया। अबुल फजल कौन है? अकबर के, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार, जिन्होंने आईने अकबरी और
अकबरनामा की रचना की है। ठीक है, इसके अलावा सीवी वैद, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये इस घटना को सत्य मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर आपके दशरथ शर्मा और सीवी वैग, तो ये जो तीनों हिस्टोरियंस हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथनाथ शर्मा और सीवी वैग, इनका ये कहना है कि भाई ये जो इंसिडेंट्स है, ये जो घटना है, इसका एग्जिस्टेंस है, ये सत्य है। ठीक है, ये कोई कल्पना नहीं है। तो इस घटना की सत्यता इन लोगों ने मान ली और इस घटना का इन्होंने वर्णन भी किया और इसको सत्य मान लिया। ठीक है, तो चौहान गढ़वाल संघर्ष की अगर बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ के समय में जब उन्होंने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था, संघर्ष की शुरुआत होती है और संघर्ष का कारण था दिल्ली के ऊपर अधिकार करना। गढ़वाल जो है वो भी दिल्ली पे अधिकार करना चाह रहे हैं और इधर से चौहान। संघर्ष हुआ विग्रहराज चतुर्थ और विजय चंद्र के बीच में। विजय चंद्र की हार होती है, विग्रहराज चतुर्थ जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ये इस इंसिडेंट को संघर्ष का कारण बताया कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था। बाद में हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग बातें करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब, वो कहते हैं कि भाई समकालीन जो उस समय के ग्रंथ थे, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, पृथ्वीराज प्रबंध, इनमें इस घटना का वर्णन ही नहीं है, तो हम किस तरीके से माने कि भाई ये घटना हुई थी। वहीं पे डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, तो ये लोग भी इस घटना को सत्य नहीं मानते हैं। उस समय की जो तवारीखें थी, जो फारसी भाषा में जिनकी रचना की जा रही थी, तो तवारीखों में भी कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, इन्होंने वर्णन किया और डॉक्टर सीवी वैग, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये सब लोग जो है इस घटना को सत्य मानते हैं कि भाई ये संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच का ये जो इंसिडेंट है, जो इनके ऊपर इनके बीच जो घटना थी या जो भी संबंध थे, तो इनका एग्जिस्टेंस था। ठीक, तो ये चौहान और गढ़वाल संघर्ष हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन के युद्ध की बात करें तो कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन हो जाती है, भाई तराइन के युद्ध कितने हुए थे। तो तराइन के 2 युद्ध होते हैं। ठीक है, एक युद्ध लड़ा जाता है 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध लड़ा जाता है अगले साल 1192 ईस्वी में। ठीक है, और तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो और इनका रिजल्ट क्या निकला। तो तराइन का पहला युद्ध जो है वो होता है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, और तराइन का दूसरा युद्ध भी सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है। तो तराइन के कुल कितने युद्ध हुए, तो भैया तराइन के जो है वो 2 युद्ध होते हैं दोनों। ठीक है, एक 1191 ईस्वी में, एक 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। तो आप एक बार इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। उसके बाद हम तराइन के पहले युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमने देखा था कि भाई तराइन में जो है वो 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 ईस्वी में, एक 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो उन्हीं को थोड़ा सा देख लेते हैं। बात करते हैं तराइन के पहले युद्ध की। तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच हुआ था, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि चौहान वंश के शासक थे, और सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो कि गौर वंश का शासक था। ठीक है, गजनी से जो आया था, गजनी जिसकी कर्म भूमि थी। तो इन दोनों के बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो बेसिकली युद्ध जो है वो करनाल, वर्तमान में जो हरियाणा है, हरियाणा के करनाल क्षेत्र के आसपास लड़ा गया था। तो कहते हैं कि भाई इस क्षेत्र करनाल में जो है इन दोनों का, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आमना सामना होता है। और इस युद्ध में अगर देखें तो मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। 1191 ईस्वी तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी के नसीब में हार लिखी थी, तो मोहम्मद गोरी की जो है वो पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान थर्ड की इसमें जीत होती है। ठीक है, तो ये 2 अहम रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। 1191 ईस्वी तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। वर्तमान में अगर देखें तो करनाल क्षेत्र हरियाणा, और इस क्षेत्र में पहले इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े
तो कहते हैं कि इस युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के एक सामंत थे गोविंदराज। गोविंदराज कौन है? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी बर्छी से घायल कर दिया था मोहम्मद गोरी को। ठीक है, तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत गोविंदराज ने अपनी बर्छी से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था। और जब वो घायल हो गया तो वो अपने सेना को लेकर वहां से निकल लिया, वहां से उसने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। तो कहते हैं कि अब इसकी सेना का पीछा करते हुए ये लोग, जो पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक हैं, ये लोग तबर हिंद, बठिंडा, ठीक है, तबर हिंद, बठिंडा, पंजाब, यहाँ तबर हिंद के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो चौहान की जो सेना है वो तबर हिंद के ऊपर अधिकार कर लेती है और वहां के एक काजी होते हैं, काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। 1191 ईस्वी तराइन का पहला युद्ध, इसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत गोविंद राज ने बर्छी से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। घायल अवस्था में मोहम्मद गोरी ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया और इसी समय वो युद्ध के मैदान से भाग जाता है, तो हार सुनिश्चित होगी। और इस युद्ध के बाद में क्या होता है? तबर हिंद के ऊपर अधिकार हो जाता है, किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और तबर हिंद का एक काजी होता है जिसका नाम है जियाउद्दीन, उसको बंदी बना लिया जाता है। कहते हैं कि बाद में इसे एक बड़ी धनराशि के एवज में रिहा किया गया था। ठीक है, तो ये 4 अहम बिंदु हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद कहते हैं मोहम्मद गोरी जो है वो इस युद्ध से निराश नहीं हुआ। ठीक है, इस युद्ध ये जो हार उसे मिली थी, उस हार से वो निराश नहीं हुआ और उसने जाके जोर शोर से फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया युद्ध के लिए। और अगले ही साल कूटनीतिक नीतियों के साथ, एक बढ़ी हुई सेना के साथ में और अपनी रणनीतियों के साथ वो फिर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर तराइन में आक्रमण करता है। तो अगले साल 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया। और इस समय क्या होता है कि जब गोरी 1,20,000 की सेना लेके चौहान पर चढ़ाई करने के लिए आता है, तो जब वो लाहौर में रुकता है तो लाहौर से अपना एक दूत भेजता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में। ठीक है, कि भाई वो दूत ये मैसेज लेके जाता है कि आप जो है वो मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर लो और उनके अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पे शासन करते रहो। ठीक है, तो ये काम इसके लिए मोहम्मद गोरी ने लाहौर से किसे भेजा था? तो इसके लिए मोहम्मद गोरी ने किवाम उल मुल्क को भेजा था। ठीक है, किवाम उल मुल्क जो कि मोहम्मद गोरी के दूत के तौर पे आया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में, और गोरी का मैसेज इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ट्रांसफर किया था कि आप जो है मोहम्मद गोरी के अधीनता स्वीकार कर लो। बट जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उन्होंने इस चीज से मना कर दिया और उन्होंने भी मोहम्मद गोरी के जो रणनीति है उसके खिलाफ अपने युद्ध की तैयारियों को जोर शोर से शुरू कर दिया। 1192 ईस्वी में करनाल हरियाणा के उसी इलाके में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो अटैक कर देता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर, और इस तरीके से तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। अब इस युद्ध की अगर रिजल्ट की बात करें तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है। पहले युद्ध में देखें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है, यानी इनको पराजय मिलती है और मोहम्मद गोरी जो है इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, चौहान जो है वो हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। और इसी के साथ में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से शुरू हो जाता है ना। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के तौर पे हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते हैं, जिसने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसलिए इतिहास में इस युद्ध का एक अपना इंपॉर्टेंस है कि भाई इस युद्ध के बाद में क्या होता है? इस युद्ध के बाद सबसे बड़ा इंपैक्ट यह आता है कि हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है, यानी सल्तनत का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, और 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अंतिम हिंदू शासक के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिन्होंने
राय पिथोरा और दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में मुस्लिम सत्ता शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये कहते हैं साथियों कि इनकी मृत्यु के बारे में भी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु को लेके भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें की गई है। इनके दरबारी जो विद्वान थे चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई जो है अपने ग्रंथ में क्या लिखते हैं कि भाई तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है तृतीय को बंदी बना लिया और बंदी बना के वो उनको अपने साथ गजनी ले गया। ठीक है। गजनी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और हत्या किस तरीके से की? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा कि शब्द भेदी बाण चला के मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, और उसके बाद वहीं पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात हमें मिलती है पृथ्वीराज रासो में, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी, और चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान भी थे। इसके अलावा हमीर महाकाव्य, ठीक है, हमीर महाकाव्य में लिखा गया कि जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने घोड़े से उतर के युद्ध लड़ रहे थे उसी समय उनको बंदी बना लिया गया था। ठीक है। तो ये बात हमें मिलती है हमीर महाकाव्य में। हमीर महाकाव्य में कहा गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े से उतर के तराइन के दूसरे युद्ध के समय जब युद्ध लड़ रहे थे तो उसी समय धोखे से उनको बंदी बना लिया गया था। इसके अलावा हसन निजामी जो कि सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं, ठीक है, हसन निजामी जो कि सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं, इन्होंने भी अपना एक आर्गुमेंट इस चीज को लेके दिया है कि भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ क्या हुआ। और मिनहाज उस सिराज ने भी ये बताया कि भी 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तराइन के मैदान में ही मृत्यु हो जाती है। तो मिनहाज उस सिराज तो कहते हैं कि 92 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हसन निजामी का जो आर्गुमेंट है वो बड़ा अलग है। हसन निजामी जो कि सल्तनत कालीन इतिहासकार है, इनका ये बोलना है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और एक अधीनस्थ शासक के रूप में इन्होंने अजमेर के ऊपर शासन किया था। मोहम्मद गोरी ने इनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और मोहम्मद गोरी ने इनको एक अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर का जो शासन व्यवस्था है वो सौंप दी। ठीक है। और हसन निजामी ये कहते हैं कि इसके बारे में एक एविडेंस भी मिलता है, एक सिक्का मिलता है। इस सिक्के के एक तरफ लिखा है मोहम्मद बिन शाम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो वो अपनी इस बात को इस तरीके से प्रूव करते हैं। बाद में हसन निजामी ने कहा कि जैसे ही मोहम्मद गोरी को यह पता चलता है कि भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, तब जो है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर देते हैं और उनके पुत्र गोविंद राज को जो है अजमेर का शासक बना देते हैं। तो साथियों अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो ग्रंथ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें हमें अलग अलग आर्गुमेंट्स और इनके विचार देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई। तो मोटे तौर पे ये तराइन के दोनों युद्ध थे और देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान भले ही युद्धों के संघर्ष के माहौल में मतलब उनके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट था, जो वातावरण था, वो संघर्षों वाला वातावरण था। कभी चालुक्यों के साथ, कभी गढ़वालों के साथ, फिर मोहम्मद गोरी के साथ, बंडानकों के साथ, ठीक है, शुरू में चचेरे भाइयों के साथ। इसके बावजूद भी कहते हैं कि इन्होंने अपने दरबार में कई सारे कवियों को, कई सारे साहित्यकारों को, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है। चंद्रबरदाई जो है इनके दरबारी विद्वान थे। जयानक, ठीक, पृथ्वी राज विजय की रचना करने वाले। इसके अलावा वागीश्वर, जनार्दन आशाधर, ठीक है, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़ और विश्वरूप। तो ये कौन है? विश्वरूप, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, जनार्दन आशाधर, वागीश्वर, जयानक, चंद्रबरदाई, ये कौन है? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। और पृथ्वीराज ने जो है इन सभी विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो साथियों इस तरीके से अजमेर के चौहान वंश के बारे में मोटा मोटी काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने
कलेक्ट करने की कोशिश की और उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक ट्रांसमिट करने की भी कोशिश की है। मैं तो इस अंतिम पड़ाव के साथ, इस अंतिम जानकारी के साथ हमारे अजमेर के चौहान वंश का जो टॉपिक है वो आज पूरा होता है। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके लिए भी हम एक और वीडियो जो है वो बना के जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियोस को शेयर करें और जो हमारा चैनल है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप उसको सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।